everyone, how are you guys? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. और आज हम डिस्कस करेंगे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए 15 टॉप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे, क्योंकि जो आपको पता है कि जो कमीशन है वो नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है, पुराने क्वेश्चंस में ही चेंजेस लाता है। तो इसलिए अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है या फिर आपने पूरा कंटेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी डेली, जो आपको क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं वो डेली क्वेश्चंस ही अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तब भी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है इन क्वेश्चंस के साथ, वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बैच प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। यहाँ पर इनमें से कौन सा टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है? क्या ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्या क्वेश्चनिंग या एक्सप्लेनिंग? बिल्कुल, जब आपके शिक्षण कौशल की बात की जाएगी, आपकी टीचिंग स्किल की बात की जाएगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं आपको स्किल के बारे में कि स्किल क्या होता है। स्किल जो होता है वो कौशल होता है, जैसे किसी काम को करने की जो क्षमता होती है वो तो आपकी कैपेसिटी कहलाती है, एबिलिटी किसी काम को करने की कैपेसिटी कहलाती है, एबिलिटी कहलाती है। लेकिन उसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की जो कला होती है वह आपकी स्किल कहलाती है। तो यहाँ वही पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका शिक्षण कौशल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग, जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड पर जब लिखता है तो उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? उसकी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए राइटिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टीचिंग स्किल की, कि शिक्षण कौशल में जो राइटिंग है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए टीचर की। दूसरा, क्वेश्चनिंग, टीचर जो हो वो क्वेश्चन करे स्टूडेंट्स टीचर से क्वेश्चन करें, ताकि जो क्लास का डेकोरम है वो बोर ना हो। ठीक है, जब क्वेश्चनिंग होगी तो स्टूडेंट्स के माइंड से भी कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे जिनका आंसर टीचर करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर नॉलेज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा। तो जब टीचर पढ़ा रहा हो तो वो भी क्वेश्चन करे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनको भी मोटिवेट करे कि वो भी क्वेश्चंस पूछे। तो क्वेश्चनिंग होना चाहिए शिक्षण कौशल में, ये भी राइट आंसर है। दूसरा, एक्सप्लेनिंग, कोई भी एक टॉपिक, कोई जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करे, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो उसको अच्छे से एक्वायर कर सकें। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपके टीचिंग स्किल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है और आपसे पूछा गया है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो फर्स्ट इज टीचर कैन टीच, टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न, जो शिक्षक की मदद होगी, जो टीचर की हेल्प होगी, वो किसी भी एक बच्चे में पढ़ने की भावना को जागृत कर सकती है, पढ़ने की इच्छा उसमें जागृत कर सकती है। लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग थिंकिंग,
चिंतन को बढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड का यूज़ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेक्चर मेथड में बताया था ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं यहाँ पर। तो लेक्चर मेथड जो है वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस में आता है। यहाँ पर जो टीचिंग होती है वो इंटरेस्टिंग ना होकर कैसी होती है, थोड़ी बोरिंग होती है, इसलिए यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं। तो जब लेक्चर मेथड के अंतर्गत चिंतन का विकास नहीं हो सकता, थिंकिंग यहाँ डेवलप नहीं होती है। लेक्चर मेथड में जो भी कंसेप्ट होता है उसको एज इट इज़ लिखवा दिया जाता है विदाउट एक्सप्लेनिंग इट। तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। डी ऑप्शन है आपका, टीचर्स आर बॉर्न। तो ऐसा भी नहीं है, जो शिक्षक होते हैं वो आपका जब जन्म हुआ होगा, आप जब बॉर्न हुए होंगे, तो क्या आप टीचर ही, मतलब जो भी टीचर, या फिर टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं, जो टीचर्स हैं वो जब बॉर्न हुए थे तभी से टीचर हैं क्या? नहीं, टीचर बॉर्न नहीं होते, टीचर बनते हैं। कैसे बनते हैं? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनते हैं, अपनी एजुकेशन एबिलिटी से बनते हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स के थ्रू कोई भी एक पर्सन टीचर बनता है, टीचर बॉर्न नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, लेक्चर मेथड भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट, टीचर कैन टीच, ऑब्वियसली सी बात है, टीचर जब वो टीचर है तो वो पढ़ाना जानता ही होगा, तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। अगर वो टीचर ही किस बात का, अगर उसको पढ़ाना ना आता हो तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही जो ऑप्शन है यही अप्रोप्रिएट है, बाकी ये थोड़े से इनसेंसिबल से ऑप्शन थे। ऑप्शन है टीचर्स हेल्प कैंडिडेट, क्योंकि जो टीचर की मदद होती है वही बच्चे में पढ़ने की इच्छा का विकास करती है। टीचर अगर अच्छे से पढ़ाता है तो स्टूडेंट इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। अगर टीचर क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही करता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ते या फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। स्कूल्स कॉलेजेस में जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर्स बंक करते हैं, उस लेक्चर बंक करने का जो श्रेय जाता है वो स्टूडेंट्स को नहीं जाता, वो टीचर्स को ही जाता है, क्योंकि उनकी जो टीचिंग है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिस वजह से वो जो स्टूडेंट है उनमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ब्लेम नहीं करना है। अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है तो स्टूडेंट फेल नहीं हो रहा है, संस्था फेल हो रही है। ठीक है, सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज। अब आपको लग रहा होगा कि नेट में हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन ये आपका PYQ है, यानी कि आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मे बी 2006 में आया था, अगस्त 2006 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में ही आया था, आपके पेपर 1 में ही आया था। तो आप सोच लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बाउंस भी कर जाते हैं। ठीक है, तो अब जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा वो तो उसको आंसर कर लेगा, लेकिन जो हिस्ट्री का नहीं है, जो प्रॉपर साइंस से है, तो वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं लेकर आई ताकि इसका भी हम एनालिसिस कर सकें कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, जो सबसे पहले जानेंगे कि क्रॉनिकलर क्या होता है। क्रॉनिकलर बेसिकली एक राइटर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हिस्ट्री के बारे में लिखता है, कुछ अभिलेख लिखता है पर पहले के, उसको क्रॉनिकलर कहा जाता है। तो ऐसा इंडियन हिस्ट्री में जो भारतीय इतिहास है उसमें पहला इंडियन क्रॉनिकलर कौन था जिसने कि किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया हो? क्या वो मेगास्थनीज है, क्या वो फायान है, क्या वो हुआनसांग है, या फिर वो कलर है? तो देखिए, मेगास्थनीज जो है ये भी इंडियन नहीं है, अभिलेख इसने भी लिखे हैं, लेकिन ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, भारतीय नहीं है। फायान ये भी आपका भारतीय नहीं है, ये
साहित्यकार हैं, और हुआनसांग भी आपके चीनी साहित्यकार हैं, ये भी आपके भारतीय नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कल्हड़। कल्हड़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचना है वो है राजतरंगिणी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी फेमस जो कृति है वो राजतरंगिणी है। अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो ये क्या है, ये एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना कल्हड़ के द्वारा 1148 to 1150 के बीच में हुई थी, ठीक है। और इस राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का जो है वह विवरण किया गया है, तो यहाँ पर आपके कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को दर्शाया है। अब ये जो राजतरंगिणी है ये 11 ग्रंथों से मिलके बनी है। कितने ग्रंथों से मिलके बनी है? 11 ग्रंथ। याद रखिएगा राजतरंगिणी उनकी फेमस रचना क्यों है, क्योंकि ये 11 ग्रंथों से मिलकर एक ग्रंथ बना है। और अगर हम इन 11 ग्रंथों की बात करें तो इनमें से जो आपके 10 ग्रंथ हैं वो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, उनका साक्ष्य नहीं मिलता देखने को। एक ही ग्रंथ यहाँ पर रह गया है, वह है आपका नीलमत पुराण, ठीक है। एक ग्रंथ रह गया है जिससे कि आपके राजतरंगिणी की रचना हुई है, वो है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण की अगर बात करें तो ये आपका ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल हिस्ट्री लिखने का पहला एफर्ट था, ठीक है, पहला एफर्ट था ये आपका, जिसमें कि ऐतिहासिक घटनाओं का सीक्वेंशियल हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है, या फिर सिलेबस इज एन एनेक्शर टू करिकुलम, या फिर करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। क्या जो करिकुलम है वो सेम होता है सारे शिक्षण संस्थान में करिकुलम सेम होता है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी MJPRU है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करती है, तो अब क्या सारे शिक्षण संस्थानों में सिलेबस सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो कॉमर्स का शिक्षण संस्थान है वहाँ सिलेबस अलग होगा, जो साइंस का शिक्षण संस्थान है वहाँ अलग होगा, जो टेक्नोलॉजी का है वहाँ अलग होगा, जो मैनेजमेंट का है वहाँ अलग होगा, ठीक है। तो करिकुलम कभी भी सेम नहीं होता सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। लास्ट ऑप्शन है आपका सिलेबस इज़ नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर वही है कि क्या सिलेबस सेम नहीं होगा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो करिकुलम तो सेम नहीं होगा सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन सिलेबस जो है वो सेम ही होता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा सिलेबस और करिकुलम के बीच। तो जो सिलेबस होता है ये आपका पाठ्यक्रम होता है, और ये जो करिकुलम है ये पाठचर्या होती है, ठीक है। तो पाठचर्या मतलब कि किस तरह से आपका सिलेबस होना है, कितने कितने दिनों में होना है, ठीक है। तो ये पाठचर्या है कि सिलेबस किस किस तरह से होना है और किस किस पैटर्न पर होना है, कितने समय में होना है। जब तो पाठचर्या सारे शिक्षण संस्थानों की सेम नहीं होगी, लेकिन सिलेबस सारे शिक्षण संस्थानों का सेम ही होगा अगर वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। साइंस का जो साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस सेम होगा। जैसे MJPRU यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जितने भी आपके शिक्षण संस्थान उससे एफिलिएटेड, इनसे राजश्री हो गया, आपका KCMT हो गया, बरेली की अगर हम बात करें तो इन सब में सिलेबस सेम ही है। लेकिन अगर बात करें करिकुलम की तो करिकुलम यहाँ पर सेम नहीं है, सबका
सबका जो पढ़ाने का तरीका है वह अलग है, टाइम ड्यूरेशन सबकी अलग है, पढ़ाने का पैटर्न अलग है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ पर कट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिलेबस एंड अनेक्शर टू करिकुलम। सिलेबस जो है अनेक्शर है करिकुलम का, नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिलेबस जो है, जो पाठ्यक्रम है, वो पाठचर्या का एक भाग है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which of the two given option is of the level of understanding। अब यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो बातें कही गई हैं, एक तो डिफाइन नाउन और दूसरा डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। संज्ञा की परिभाषा दीजिए और दूसरा संज्ञा की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। अब अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, आपसे बोला गया कि डिफाइन नाउन, संज्ञा की परिभाषा जब आपको देनी है तो आप क्या बोलोगे, अ नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग। यही बताओगे कि नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम ही संज्ञा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में नाउन को डिस्क्राइब करो, तो फिर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो आप डेफिनेशन नहीं दोगे, यहाँ पर आप सीधे बोलोगे कि मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन क्या है, ये पेन एक संज्ञा है, क्योंकि क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आपने किसी भी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लास मॉनिटर का बोल सकते हो कि शीला इज़ आवर क्लास मॉनिटर, शीला हमारे क्लास की मॉनिटर है। तो शीला क्या है, शीला एक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने शब्दों में नाउन को एक्सप्रेस करोगे वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगेगा इन कंपैरिजन टू अ डेफिनेशन। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन बोल दी या फिर आपने सिर्फ डेफिनेशन रट ली तो वो आपकी समझ को विकसित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपने शब्दों में उसको किसी को एक्सप्रेस किया तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली बी डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। Question number 6 says that which of the following options are the main task of research in modern society। अब मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च का मेन टास्क कौन सा है इनमें से, तो टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज है उसके एडवांसमेंट के टच में रहना चाहिए, या फिर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई डिस्कवरी करनी चाहिए। टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, जो पहले की राइटिंग्स हैं उनकी आलोचना करनी चाहिए। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना। टू सिस्टमेटिकली एग्जामाइन एंड क्रिटिकली एनालाइज, या फिर सिस्टमेटिकली एग्जामाइन करना चाहिए या फिर क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस को, सोर्सेस को ऑब्जेक्टिविटी के साथ। सो जो मेन टास्क है रिसर्च का मॉडर्न सोसाइटी में वो क्या है, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज में जो एडवांसमेंट हो रहा है उसके टच में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हमें एक वर्ड नहीं बताना है, यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, यानी कि इनमें से हमें जो सही ऑप्शन है उनको लेना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कट हो जाएगा। ठीक है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स ये आपका सही हो जाएगा। नई थिंग्स को आपको इस्टेब्लिश करना होगा जब आप बात कर रहे हैं रिसर्च के मेन टास्क की मॉडर्न सोसाइटी में। दूसरा है आपका टू सिस्टमेटिकली, ये ठीक है, सिस्टमेटिकली ही एग्जामाइन कीजिए और क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज को ऑब्जेक्टिविटी के साथ। फोर्थ भी आपका करेक्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट वन इज ऑल्सो राइट। फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, सॉरी गलत नहीं है, ये आपका ठीक है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आलोचना आपको नहीं लिखनी है, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इसलिए ये कट हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। अभी देख लीजिए ये ऑप्शंस आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपका
फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था, लेकिन थर्ड नहीं था इसलिए ये कट गया, थर्ड नहीं था ये कट गया, थर्ड नहीं था ये कट गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Interdisciplinary research का आप में जो मेन उद्देश्य है वो क्या मानते हैं? तो टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, रिसर्च में होलिस्टिक अप्रोच लाना, टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, या फिर एक ही सिंगल सब्जेक्ट पे जो एम्फेसिस रहती है उसको कम करना, या फिर टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, या फिर जो रिसर्च की प्रॉब्लम आती है उनको सिंप्लीफाई करना बंद कर देना, या फिर टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च, या फिर रिसर्च में नया ट्रेंड ले आना। तो देखिए शोध कार्य जो हो रहे हैं वह आपके जो पहले से हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। अगर यहाँ पर एकदम से नया ट्रेंड ला दिया जाएगा तो रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ कट जाएगा। दूसरा, आपको जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करना बंद नहीं करना है, बल्कि उसको सिंप्लीफाई करना है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, अरे रिसर्च आप किसी सिंगल सब्जेक्ट पर ही तो करेंगे। आप अगर आपको 3-4 सब्जेक्ट दे दिए जाए तो आप उन पर कैसे प्रॉपर रिसर्च करोगे? तो सिंगल सब्जेक्ट पर ही तो रिसर्च करनी है, तभी तो आप उसके हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना है रिसर्च में। होलिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें आपका डेवलपमेंट होता है हर पर्सन्स के सारे पहलुओं का। ठीक है, जैसे कि उसका इंटेलेक्चुअल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, फिज़िकल हो गया, आर्टिस्टिक हो गए, क्रिटिकल, स्पिरिचुअल, हर पहलू का क्या होना, डेवलपमेंट होना होलिस्टिक अप्रोच कहलाती है। तो रिसर्च में हमें यही होलिस्टिक अप्रोच लेके आनी है कि जब रिसर्च हो रही हो तो उसके हर पहलू के बारे में जानना, मतलब हर पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वन ऑफ द एम्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज़ टू, जो इनमें से एक एम है साइंटिफिक मेथड का रिसर्च में, वो क्या है? इम्प्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन को इम्प्रूव करना, या फिर एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस को ख़त्म कर देना, या फिर कंफर्म ट्रैंगुलेशन को कंफर्म करना, या फिर इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना। क्या जो है वो मेन एम है? तो देखिए रिसर्च के मेथड्स की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो तो इम्प्रूव होता ही है। जब आप रिसर्च करते हो तो आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, आपका आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आप थोड़ा समझ गए कहाँ मिस्टेक आ रही है, कल जब करेंगे तो वहाँ पर आंकड़े थोड़े अलग आएंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो इम्प्रूव भी होता है और आपका डिक्रीज़ भी होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को सिर्फ इम्प्रूव ही करना साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च में वो मेन एम नहीं है। दूसरा, कंफर्म ट्रैंगुलेशन को कंफर्म करना भी इसका एम नहीं। ट्रैंगुलेशन में यहाँ पर आपका आता है टीचर, स्टूडेंट और जो है आपका करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, नए वेरिएबल्स ले आना, बिल्कुल नहीं। नए वेरिएबल्स अगर ले आएंगे तो यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिमिनेट स्प्रियस रिलेशंस क्या होते हैं? नकली संबंध। तो जो भी नकली संबंध हैं उनको ख़त्म करना ही साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च में रिसर्च का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, किसी भी रिसर्च की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? देखिए, रिसर्च के टाइटल से, रिसर्च के उद्देश्य से, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च पर कितना खर्चा हुआ है उससे, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च की ड्यूरेशन से। तो देखिए, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जो आपका रिसर्च पीरियड होता है वो आपका
5 ईयर्स का भी हो सकता है, आपका 3 ईयर्स का भी हो सकता है, 4 ईयर्स का भी हो सकता है। मेनली आपका 3 to 5 ईयर्स का रिसर्च पीरियड रहता है। तो आप उसकी ड्यूरेशन से तो नहीं जज कर सकते कि वो रिसर्च की गहराई को आप उसकी ड्यूरेशन से नहीं माप सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर रिसर्च 5 ईयर्स की है तो वो ज़्यादा डेप्थ है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्चर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दे रहा है, जिस वजह से उसकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना। तो ड्यूरेशन जो है रिसर्च की, उससे हम रिसर्च की डेप्थ को जज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर, सॉरी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कट हो जाता है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, रिसर्च पर कितना पैसा खर्च हुआ है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि रिसर्च कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। ज़रूरी नहीं कि अगर रिसर्च कहीं थोड़ी गलत है तो वहाँ उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, इट मीन्स वो रिसर्च अच्छी है। तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर रिसर्च की डेप्थ को नहीं जज कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। रिसर्च के टाइटल से हम रिसर्च के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। टाइटल तो हम जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमने डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है वही यहाँ पर रिसर्च को जज करेगा। यानी कि जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव होंगे रिसर्च के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं रिसर्च के, वो ही डिस्क्राइब करेंगे कि जो रिसर्च है वो कितनी अच्छी है या फिर रिसर्च किस स्टैंडर्ड की है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इज नोन एज। तो ये आपका होता है कंटेंट सप्लाई। यहाँ पर जो फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का, जहाँ पर किस आपकी इंफॉर्मेशन सप्लाई हो रही है किसी भी एक प्रोसेस के रिगार्डिंग, इश्यूज, इवेंट्स और सोसाइटल डेवलपमेंट के, तो यहाँ पर क्या सप्लाई हो रहा है, कंटेंट सप्लाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन says that the science of the study of feedback system in humans and animals and machine। तो ह्यूमन, एनिमल और मशीन से जो फीडबैक सिस्टम की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद रखिए, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन, वो आपकी साइबरनेटिक्स होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट नेटवर्क्ड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड। अब जो नेटवर्क मीडिया होती है वो आपके कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या इंटरकनेक्टेड सोशल एनवायरनमेंट में आपकी नेटवर्क मीडिया आएगी। सोशल एनवायरनमेंट क्या है, जो सोशल एनवायरनमेंट क्या है, आपके जो नेबर हो गए, आपका स्कूल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब ये हैं आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर नेटवर्क मीडिया एग्जिस्ट करेगी, या फिर आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, आर्थिक एनवायरनमेंट जो है वहाँ, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है वहाँ पर, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेटवर्क्ड मीडिया जो है वो आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगी। Now our next question is the communication of computing, telecommunication and media in a digital atmosphere is referred to as। जो कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटिंग का, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया का, ठीक है, डिजिटल एटमॉस्फेयर में उसको क्या कहा जाता है, क्या ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मीडिया, डिजिटल कंबाइन या कन्वर्जेंस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कन्वर्जेंस। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। देखेंगे अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ डायलॉग बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो डायलॉग है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में, दैट अकर्स साइमल्टेनियसली इन वेरियस फॉर्म्स इज डिस्क्राइब्ड एज। इसको क्या कहा जाता है, मैन मशीन स्पीक, बाइनरी चैट, डिजिटल टॉक या फिर इंटर एक्टिविटी। तो जो
डायलॉग है ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं जो कि एकदम से हो जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, वह आपके कहलाते हैं इंटर एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।